तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स के ऊपर। और आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपसे आज तक छुपाई जा रही थी, लेकिन आज उसका खुलासा हम करने वाले हैं। क्या है वो चीजें, वो हम धीरे धीरे करके जानेंगे। और यही क्वेश्चन अगर आप 12th क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तो उन्हें नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है वो चीजें वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है पहले वो समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा 2⁻3। ठीक है, इसमें आपका 2 जो है वो बेस है, 2 को हम लोग बेस बोलेंगे, और ये 3 है उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे। एक्सपोनेंट, ठीक है, ये 3 आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट हमने समझ लिया कि एक्सपोनेंट क्या होता है, लेकिन ये पावर क्या है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर इसी को तो पावर बोलते हैं, ये 3 जो आपने लिखा उसी को तो पावर बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। ये 3 को हम लोग सिर्फ एक्सपोनेंट ही बोलते हैं। ठीक है, और पावर किसे बोलते हैं सर, तो वो अब मैं बताने जा रहा हूं कि पावर किसे बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, पावर हम इस पूरे को पावर कहते हैं। 2⁻³ है, इसी को हम लोग पूरे को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। हम लोग पढ़ते हैं ऐसे हैं, 2⁻³ हम पढ़ते ऐसे हैं, लेकिन हम लोग बोलते ऐसे हैं, लेकिन लिखने में इसका मतलब ऐसा होता है। ठीक है, पावर किसे कहते हैं? हम इस पूरे को कहते हैं। बोलते हैं ऐसे 2⁻3, लेकिन ये पावर क्या है? ये पूरा ही पावर है। ठीक है, ये हमने आपको बताया कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। पहले सबको लगता है कि सर एक्सपोनेंट एंड पावर्स दोनों तो सेम ही है, तो हम लोग एक्सपोनेंट और पावर बोलते हैं। अगर दोनों सेम होता तो और बोलते हैं। एंड मतलब दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग एंड बीच में लगा रहे हैं। तो समझ में आ ही गया होगा। एक और मैं बता देता हूं, ये जो ऊपर वाला होता है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ये जो नीचे है वो बेस होता है, और ये जो पूरा है आपका ये टोटल 2⁻3 इसे हम लोग पावर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं? 2⁻3 पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे जान लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? टोटल 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं जो मैंने यहां लिखे हैं। ठीक है, पहला है a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n होता है। ठीक है, ये इसका लॉ है, पहला लॉ हमारा ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया a कोई नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, m एक पावर है, वो भी एक रेशनल नंबर है, n भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हम तीनों की वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम a की वैल्यू ले लेते हैं 2, m की वैल्यू ले लेते हैं 3 और n की वैल्यू ले लेते हैं 4। ठीक है, ये हम वैल्यू ले लेते हैं। अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया a की वैल्यू 2 ले ली, m की वैल्यू 3 ले ली और n की वैल्यू 4 ले ली। अब हम ये क्वेश्चन को वापस से लिख देंगे। a की जगह पर क्या लिखेंगे? 2, m की वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाई 2⁻4। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? सिंपली आपका बेस सेम है तो बेस को आपको कॉमन ले लेना है, यानी 2 दोनों में है तो 2 एक आपने कॉमन ले लिया, और दोनों पावर जो हैं वो अलग अलग हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इन पावर्स को ऐड कर दीजिए 3+4। ठीक है, तो 2⁻2 का 2 ही रहेगा, 3+4 कितना हो जाता है? 7। तो आपका आंसर 2⁻7 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, पहला लो ये कहता है कि a⁻m हो इंटू a⁻n हो, तो इसका आंसर a⁻m+n आता है। ठीक है, और हमने ऐसे क्वेश्चन भी एक सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, आपको हमेशा ऐसे ही करना है, ये आपको पता ही होगा नॉर्मली। ठीक है,
इनमें से आपने 7th क्लास में बहुत सारे पढ़े ही होंगे, हम लोग वापस से इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लिया, a रेज़ टू द पावर m प्लस n होता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, a रेज़ टू द पावर m डिवाइड a रेज़ टू द पावर n हो तो क्या करेंगे, टू द पावर m डिवाइड a रेज़ टू द पावर n हो तो इसका आंसर आएगा a रेज़ टू द पावर m माइनस n, क्योंकि दोनों में a सेम है, ठीक है, दोनों में हमारा बेस सेम है, तो हमने एक सिंगल a लिख लिया, एक सिंगल a हमने लिख लिया, एक सिंगल a हमने लिख लिया। और ये डिवाइड में है तो हम पावर को आपस में माइनस कर देंगे, सेम हमने m माइनस n कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ हमने कर दिया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, a की वैल्यू 2, सेम हमने जैसे पिछली बार लिया था वही एग्जाम्पल सेम है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर 4 हुए, तो दोनों का बेस सेम है, आप देख सकते हैं 2 2 दोनों में है, ठीक है। बीच में डिवाइड की साइन है तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 बेस है दोनों में है, तो हमने 2 को एक ही बार लिखेंगे। और ये 3 बीच में क्या है, डिवाइड का है, तो हम क्या कर देंगे, पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट, तो 3 माइनस 4, ठीक है। तो आएगा आंसर 2 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 3 कितना होता है, 4 माइनस 3 1 होता है। बड़े वाले नंबर की साइन क्या है, नेगेटिव, तो -1 यानी माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 रेज़ टू दी पावर -1, 2 रेज़ टू दी पावर -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ। अब हम समझ लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू द पावर m, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा एक्सपोनेंट दोनों में सेम है, बेस अलग है, इस बार अलग ही है, चेंज है, ठीक है। इस बार हमारा क्या है, इसमें क्या था, हमारा बेस दोनों सेम था, a इसमें भी था a इसमें भी था, लेकिन एक्सपोनेंट अलग था। इस बार इसमें क्या है, हमारा एक्सपोनेंट दोनों में सेम है लेकिन हमारा बेस दोनों में अलग है, इसमें a है इसमें b है। तो हम क्या करेंगे, a b को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a को और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की पावर हम कॉमन लिख देंगे, a b रेज़ टू दी होल पावर m, ठीक है, ये हम लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। अब देखो ऐसे एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेंगे, a की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। तो a की वैल्यू क्या है 2, हमने 2 लिख दिया, m की वैल्यू 3 तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई b रेज़ टू दी पावर क्या है m है, तो b की वैल्यू 4 रेज़ टू दी पावर m यानी 3 हमने लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है कि ये दोनों जो हैं आपके बेस, वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 4 कर दो और उसका होल पावर कॉमन ले लो, यानी दोनों में 3 है तो हमने 3 लिख दिया कॉमन में, ब्रैकेट रेज़ टू दी होल पावर 3। इसको हम लोग होल पावर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी ये दोनों का पावर है ना, दोनों का पावर है, 2 का भी पावर 3 है, 4 का भी पावर 3 है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में रेज़ टू दी होल पावर 3, इसकी दोनों की होल पावर है 3। तो 2 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 और 8 की पावर हो जाएगी 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमने थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी समझ लिया क्या होता है। अब हम फोर्थ लॉ पे आएंगे, a रेज़ टू द पावर m डिवाइड b रेज़ टू द पावर m हो तो हम क्या करें, तो देखिए सिंपली a डिवाइड b है तो आप बेस को आपस में डिवाइड कर दो और उसकी होल पावर m कर दो। क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें क्या किया था, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी दोनों को एक साथ कर दिया था। इस बार डिवाइड में है तो दोनों अलग हो जाएंगे। डिवाइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और दोनों में m क्या है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, इसमें भी m है इसमें भी m है, तो हमने m को कॉमन ले लिया और हमने यहाँ लिख दिया एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, a अपॉन b रेज़ टू दी होल पावर m, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा इसकी वैल्यू ले लेते हैं, a की 2, m की 3 और b की 4। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो a रेज़ टू दी पावर m है, a रेज़ टू दी पावर m यानी 2 की पावर 3, ठीक है, डिवाइड b रेज़ टू दी पावर m है, डिवाइड b की वैल्यू क्या है 4 रेज़ टू दी पावर 3 यानी m रेज़ टू दी पावर m यानी 3, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा बेस हम देख सकते हैं दोनों इक्वल है,
तो हम इन्हें क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे और ये पावर को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पावर को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसको हम लोग 2/3 कर देंगे और पावर को हम लोग कॉमन लिख देंगे 3। ठीक है, 2/3 रेज़ टू द होल पावर 3। अब आप देख सकते हैं 2 के टेबल में दोनों जाते हैं, ये जाता है 1 बार में और ये जाता है 2 बार में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आंसर आया आपका 1/2 रेज़ टू दी होल पावर 3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 का भी क्यूब निकालना पड़ेगा, 2 का भी क्यूब निकालना पड़ेगा। क्या, 1 का भी क्यूब अपॉन 2 का भी क्यूब। तो आपको पता है कि 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। आंसर आ गया 1/8। तो देखा कितना इजी है ये, बहुत ही इजी। हमने 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूं आंखें बंद करके सॉल्व कर दिया। अब हम 5th वाले पे आते हैं, a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द होल पावर अगर n हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग n की वैल्यू 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये लो थोड़ा अलग है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द होल पावर n है, यानी कि a की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, n की वैल्यू 4। आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे लिया है, लेकिन आप जो चाहें वो ले सकते हैं। इसका क्या आएगा, a रेज़ टू द पावर m n, a रेज़ टू द पावर m n आएगा इसका। ठीक है, अगर ब्रैकेट में है, मतलब अगर आपको ब्रैकेट हटाना है तो आपको ये एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। सेम चीज मैंने यहाँ की है। ठीक है, a रेज़ टू द पावर m है, रेज़ टू द होल पावर n है। a रेज़ टू द पावर m है, रेज़ टू द होल पावर, यानी ये दोनों का पावर n है। तो देख के ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिंपल आपको क्या कर देना है, एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सेम यहाँ मैंने किया, a रेज़ टू द पावर mn, बस यही इसका आंसर है। अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे a की वैल्यू हमने 2 ली, तो हमने a की वैल्यू ले ली 2, m की वैल्यू ले ली 3 और n की वैल्यू ले ली क्या, 4। ठीक है, हम पुट कर देंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द होल पावर 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा 2 रेज़ टू द पावर 12। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, बहुत आसान था, है ना। खाली एक्सपोनेंट को ही तो मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ एक्सपोनेंट को ही मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये 5 लो जो हैं, ये 5, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने 7th क्लास में भी पढ़े होंगे। लेकिन ये a रेज़ टू द पावर -n और a रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ये इस साल आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो a रेज़ टू द पावर -n क्या होता है, वैल्यू इसका 1/a रेज़ टू द पावर m। ठीक है, और a रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू आती है 1। लेकिन ये कैसे हुआ, ये सब हम बताएंगे। क्वेश्चन अगर आप 12th वालों से पूछोगे, 12th वाले बच्चों से, तो इनका वो बता देंगे कि हाँ a रेज़ टू द पावर -n है तो उसकी वैल्यू होती है 1/a रेज़ टू द पावर n। बहुत सिंपल है, उन्हें आता ही होगा। लेकिन अगर आप वो पूछोगे कि ये कैसे होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि a रेज़ टू द पावर 0 = 1 कैसे होता है और a रेज़ टू द पावर -n = 1/a रेज़ टू द पावर n कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा देख लिया पांचों। अब हम ये दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे, हाँ भाई कैसे आया ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का 6th और 7th वाला लो कैसे आया, इसका आंसर 1 कैसे आया और इसका आंसर 1/a रेज़ टू द पावर n कैसे आया। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे कि हमारा एक्सपोनेंट की जरूरत इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, हम लोग बाहर की दुनिया में एक्सपोनेंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 7th वाला समझेंगे, उसके बाद हम लोग 6th वाला समझेंगे। ठीक है, तो 7th वाला क्या है कि a रेज़ टू द पावर 0 हो = 1 कैसे आता है। ठीक है, कैसे होता है ये, आप किसी भी नंबर का बेस आप कुछ भी ले लो, अगर उसकी पावर 0 हो गई ना तो उसका आंसर 1 आएगा। बेस आप कुछ भी ले लो, 2 ले लो या 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 100 ले लो, तो 100 की पावर अगर 0 करोगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ऐसा क्यों साहब, ऐसा क्यों होता है, 1 ही क्यों आता है? क्या आपने अब कभी पूछा है? नहीं पूछा है, तो इसीलिए मैं आज आपको इसका कारण बताऊंगा कि क्यों 1 ही आता है। बेस आप कुछ भी लो, लेकिन अगर पावर 0 लो
तो 1 ही क्यों आता होगा। 99% बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी कि क्यों 1 आता है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं क्यों आता है। तो हम इसे पैटर्न से समझेंगे, पैटर्न से। जैसे हमने लिया 3⁴, ठीक है, और 3⁻3, फिर 3⁻2, फिर 3⁻1 और 3⁻0, ठीक है। तो हम 3⁴ लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 81, ठीक है। ये आप सभी को पता है 81 होती है। 3⁻3 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 27, और 3 का स्क्वायर आपको पता है ये 9 होता है, और 3 की पावर 1 यानी 3, और 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो अब आप क्या करोगे, देखो 3⁴ है, आपको 3⁴ की वैल्यू नहीं पता है कि क्या है। तो अब इस पैटर्न को समझो, ध्यान से समझो। देखो ये 4 था, 4 से हमने एक कदम नीचे गए, ठीक है, 4 से एक कदम पीछे आए तो 3 आता है, 3 से एक कदम नीचे आए तो 2, 2 से एक कदम नीचे 1, 1 से एक कदम नीचे 0, ठीक है। हम लोग यहां तक पहुंच गए। पैटर्न समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। देखो अब 81 है, 81 से सीधा हम लोग कहां पे आए, यहां से एक डिक्रीज हो रहा है, यहां से एक डिक्रीज हो रहा है, और यहां पे कितना डिक्रीज हो रहा है वो देखो। 81 थे, 81 से 27 पे आ गए, 27 से 9 पे आ गए, 9 से 3 पे आ गए। अब 3 से क्या होगा समझो, ठीक है। 81 से हम लोग 27 में आए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 27 पे आए, ठीक है। 27 से 9 पे आ गए, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों के बीच में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसका, 3 का। तो हम लोग 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है, और 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। बिल्कुल सही है, 9 आएगा। अब 9 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा। अब हम लोग सेम चीज आगे करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। इसीलिए हमारा हमेशा 1 ही होता है आंसर। बेस कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आपकी पावर 0 है तो सर आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, 1 ही आएगा। हमने आपको एग्जांपल से समझा दिया, ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। ये पैटर्न से, अगर आपने पैटर्न को अच्छे से समझ लिया तो गारंटी दे रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 7th लॉ समझ लिया। अब हम जानेंगे 6th लॉ, a⁻n = 1/a⁴n कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स 6th लॉ हम समझ लेते हैं, a⁻n है = 1/a⁴n क्यों होता है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को इसका आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पूछोगे कि a⁻n है तो वो = 1/a⁴n होता है, ठीक है, ये पता होगा, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता होगा कि ये कैसे आया। तो वही कारण हम आज जानेंगे। देखो हमने लिया 3⁴, सेम यही पैटर्न जो हमने इसमें इस्तेमाल किया था हम सेम 6th वाले लॉ में भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3⁴ = 81 होता है, हमें पता है। 3⁵ = 27 होता है, वो भी हमें पता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 3⁻1 है तो 3 होता है, 3⁻0 है तो 1 आया, ठीक है। ये हमने 7th वाला प्रूफ कर दिया कि हाँ 1 कैसे आया। अब हम क्या जानेंगे, क्या पता करेंगे कि अगर 3⁻1 हो तो इसका आंसर कैसे आएगा सर। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, पैटर्न याद है, डिवाइड सम में 3 कर रहे थे तो सेम चीज इसमें भी डिवाइड करोगे। 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/3, बस। यानी 3⁻n-1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी, ठीक है, 1/3 आएगी। 1/3⁻1 यानी वही सेम चीज है कि आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी, ठीक है। देखा कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। समझ में आया मैंने क्या किया। 3⁻0 थी, उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। हम लगातार पैटर्न में क्या करते आ रहे थे, डिवाइड बाय 3 कर रहे थे, सेम चीज हमें इधर भी करना है, ठीक है। 3⁻1 है, ठीक है, -1 पीछे आ रहा है तो सेम चीज इसमें डिवाइड कर देंगे, 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे मतलब कि 1/3, हम लोग 1/3 को हम लोग 1/3 भी लिख सकते हैं। हो तो गया प्रूफ, आंसर आ गया, ठीक है। ये दोनों बहुत ही जरूरी थे और ये दोनों ही हमने प्रूफ किया, और इसका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इसका फॉर्मूला भी बताया कि क्या होता है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो ही गया होगा पूरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर नंबर 12
बहुत ही अच्छे, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि लास्ट है हमारा टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में हमें क्या पता चलेगा, बाहर दुनिया में क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कब इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखिए समझ लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए जैसे आपने कोई एग्जांपल, कोई नंबर लिया, ठीक है, जैसे लिया आपने 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, आपने ये नंबर लिया। ठीक है, ये कितना बड़ा नंबर है, आप देख ही सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसी नंबर को मैं अगर छोटे में लिख के आपको बता दूं तो आप इसे लिख सकते हो, लेकिन कैसे लिख सकते हो ये आपको नहीं पता। तो देखो वही आज मैं बताने वाला हूं, कैसे लिख सकते हो। ठीक है, आप 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 10 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 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो आप इसे कितना बड़ा नंबर आपने इससे बना दिया। अब आपको इसे छोटा लिखना है, छोटे में लिखना है, कम में आपको निपटाना है। आपके पास उतना बड़ा पेज नहीं है कि आप इतना बड़ा नंबर लिख सको। तो आप क्या करो, सिंपली 3 मल्टीप्लाई 10 कितनी बार है बस वो काउंट करो। ठीक है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है 10। तो आप क्या लिखो, 10 रेज़ टू द पावर 9। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 9, ये आपका आंसर है। कोई बड़ा नंबर दिया, उसे अगर आपको छोटा करना है, इसी के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कोई बड़े नंबर को छोटे नंबर में डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा नंबर है, आपने एक बड़ा नंबर लिया 568,000, ठीक है, ये आपने बड़ा नंबर लिया। अब इस बड़े नंबर को अगर आपको छोटा करना है तो आप 568 लिखो। ठीक है, ये नंबर है तो आपने 568 लिख दिया, 568 लिख दिया। अब ये 0 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये कितने टाइम है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स है, तो आपने 15 लिख दिया। 10 रेज़ टू द पावर 15, 568 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 15, ये आपका आंसर है। देखो बहुत ही छोटे में आप लिख सकते हो, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर होता है खत्म। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।